वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मौर्य काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मौ- मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य जो था, इसके अंदर में सबसे जो प्रचलित मुद्रा थी, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पण। ठीक है, ये पण जो था, ये एक चांदी का बना हुआ सिक्का था और इसका जो वजन था वो 3/4 तोला था। ठीक है, और इस पण को जो है हम लोग एक नाम से और जानते थे। इसे हम लोग पंच मार्क का सिक्का कहते थे, या फिर इसे जो है रूपक या फिर रुपये के नाम से जानते थे। जो टकसाल हुआ करती थी, तो टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा करते थे। ठीक है, क्या कहते थे? लक्षणा अध्यक्ष। अ, ये जो है, ये पणों का निर्माण करवाते थे। ठीक है, ये जो लक्षणाध्यक्ष हैं, ये पणों का निर्माण करवाया करते थे। ये जो पण था, इसके ऊपर में जो है सूर्य, चंद्र, पीपल, बैल और सर्प जैसे प्रतीक खुदे होते थे। तो ये सारे पॉइंट जो आपको एक कॉपी पेन लेकर नोट करने हैं, ये सारे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो हमें नहीं वाला बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये थे मौर्य वंश के शासक। अशोक भी थे और बिंदुसार भी थे। तो जो अजात शत्रु है हमारे, ये जो है मौर्य वंश के शासक नहीं थे। तो ये किसके शासक थे? ये हमारे हर्यक वंश के थे। ठीक है, ये जो हर्यक वंश था, ये उसके शासक थे। तो हमें मौर्य वंश के शासक नहीं बताना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा, अजात शत्रु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। ठीक है, अशोक का वैसे तो जो है कोई तत्काल उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि अशोक के बाद उसके पोते जो दशरथ थे, उन्होंने मौर्य काल पर शासन किया था। ठीक है, उनके जो पोते थे दशरथ, ठीक है, उन्होंने जो है मौर्य काल के ऊपर में शासन किया था। और इन्होंने जो है 232 से लेकर 224 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, कब से कब तक? 232 से लेकर 224 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। अशोक की मृत्यु के बाद जो मौर्य साम्राज्य था, ये दो भागों में विभाजित हो गया था। तो जो पश्चिमी भाग था, इसके ऊपर में कुणाल ने शासन किया था, और जो पूर्वी भाग था, उसके ऊपर में इनके जो पोते थे दशरथ ने शासन किया था। ठीक है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो जो मुद्रा राक्षस लिखी थी, ये ऑप्शन नंबर बी, विशाखा दत्त ने लिखी थी। ठीक है, ये जो है एक संस्कृत भाषा का नाटक है। कौन सी भाषा का है ये आपको याद रखना है। एक संस्कृत भाषा का नाटक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य की रणनीतियों पर आधारित है। ठीक है, तो आपसे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इससे, कि एक तो ये है मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो ये विशाखा दत्त ने लिखी थी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये किस भाषा के अंदर लिखी थी? तो ये जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और ये किस पर आधारित है? चाणक्य की जितनी भी रणनीति थी, उस पर ये आधारित है। ठीक है, और विशाखा दत्त ने जो है एक इम्पॉर्टेंट और नाटक लिखा था, जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखना है, विशाखा दत्त भी और देवी चंद्रगुप्तम भी। इसके अलावा हमारे जो अश्व घोष थे, ठीक है, अश्व घोष ने जो है, आपसे पूछा जा सकता है क्या लिखा था? तो अश्व घोष ने, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना ही रखना है ये, बुद्ध चरित्र। ठीक है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, बुद्ध चरित्र जो है अश्व घोष ने लिखी थी। और कालिदास ने क्या लिखा था? तो वैसे तो कालिदास ने काफ़ी सारी जो है कृतियाँ लिखी थी, लेकिन इनमें जो है इनकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कालिदास ने जो लिखी थी। और इन्होंने जो है एक और वेरी इंपॉर्टेंट लिखी थी कालिदास ने, वो लिखा था मेघदूत। ठीक है, मेघदूत भी आपको याद रखना है, ये भी कालिदास की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अ, वैसे इन्होंने जो है एक और मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने जो है राघव वंश भी लिखा था कालिदास ने, राघव वंश, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और राघव वंश, ये कालिदास ने रची थी।
और जो भास थे, ठीक है, भास जो थे ये प्राचीन नाटककार थे। इन्होंने जो है स्वपन वासव दत्ता लिखी थी। ठीक है, क्या लिखी थी उन्होंने वो भी बता देता हूँ आपको। स्वपन वास वदता, ठीक है, ये भास ने लिखी थी। तो ये सारी ही जो है कृतियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक कॉपी पेन लेके इन्हें नोट कर लीजिए और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस किसकी विषय वस्तु है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो मुद्रा राक्षस हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुए दरबारी जितने भी षड्यंत्र थे उनके बारे में बताता है। और इसमें जो चंद्रगुप्त को चाणक्य द्वारा सिखाई गई रणनीतियों के बारे में भी बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य जो था ये पश्चिम के अंदर में जो यूरोप था, ठीक है, तो ये यूरोप तक भी फैला हुआ था। और जो रुद्र दमन का शिलालेख है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे। जो रुद्र दमन का शिलालेख है, ठीक है, इससे इनके पश्चिम भारत पर अधिकार की पुष्टि होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपको याद रखना है रुद्र दमन का शिलालेख। और कुछ जो जैन ग्रंथ थे उनके अनुसार चंद्रगुप्त का जो सौराष्ट्र और अवंती यानी कि मालवा, ठीक है, उस जमाने के अंदर में जो अवंती था, लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अवंती जिसे हम लोग मालवा के नाम से जानते हैं, और सौराष्ट्र, ठीक है। तो जैन ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का सौराष्ट्र और अवंती पर अधिकार था, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा था तो उसका जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया था और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। इन्होंने जो है धम्म नीति की शुरुआत की थी, ठीक है। किसकी नीति की शुरुआत की थी इन्होंने? धम्म नीति की शुरुआत की थी। बेसिकली जो बौद्ध धर्म था उसमें जो धम्म नीति होती है, ठीक है, ये नीति जो है सहिष्णुता और हमारी जो उदारता और जो करुणा है, ठीक है, ऐसे नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। और इसका उद्देश्य जो है समाज के अंदर में शांति और सद्भावना की स्थापना करना था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। तो वैसे तो ये जो पाटलिपुत्र है ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन यहाँ पर अशोक का कोई भी शिलालेख नहीं है, ठीक है। हमारा जो गिरनार है ये गुजरात के अंदर है और जो गिरनार की पहाड़ियों के पास अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं हमारे, ठीक है। और जो कांधार है, कांधार यहाँ पर जो है अशोक के द्विभाषी अभिलेख मिले हैं, ठीक है। कैसे अभिलेख मिले हैं? द्विभाषी। कहाँ से मिले हैं ये कंधार से मिले हैं। तो द्विभाषी में यानी कि दो भाषाओं में मिले हैं। तो एक तो है हमारा ग्रीक भाषा के अंदर, ठीक है, मिला है, और दूसरा मिला है आरामी भाषा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि कंधार किस जगह से द्विभाषी शिलालेख हमारे मिले हैं, तो हमारे जो मिले हैं ये कंधार से मिले हैं। तो दो भाषा में इनकी एक ग्रीक भाषा और एक आरामी भाषा थी। टोपरा से जो है स्तंभ शिलालेख मिला है, ठीक है। क्या मिला है यहाँ से जो है स्तंभ शिलालेख मिला है। इसके ऐसे बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था इसी स्तंभ शिलालेख को जो टोपरा से मिला था, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जो फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इस स्तंभ शिलालेख को अपने साथ में दिल्ली ले गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। कई एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे हमारे चाणक्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ठीक है। जो चाणक्य थे इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था। तो कौटिल्य ने जो है चंद्रगुप्त के लिए अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है। तो वो क्यों लिखा था? ताकि जिससे जो चाणक्य जो है ये शासन
की जो विधि है उसको सीख सकें, ठीक है। और चाणक्य ने इन्हें जो है अपने राजनीति के गुण भी सिखाए थे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? धनानंद, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी। और मौर्य वंश ने 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। ये तक्षशिला जो था ये एक प्राचीन विश्वविद्यालय था और ये जो है गांधार की राजधानी था, ठीक है। किसकी राजधानी था ये आपको याद रखना है, ये गांधार की राजधानी था। और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो विषय थे वो पढ़ाए जाते थे। इनमें जो है हमारा, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से विषय आपको पढ़ाए जाते थे ताकि आपको याद रहे। इसमें जो है हमारा वेद के बारे में, ठीक है, जो हमारा व्याकरण, इसके अलावा हमारा जो है खगोल विज्ञान, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, खगोल विज्ञान। और इसके अलावा जो है हमारा इसमें दर्शन और हमारा जो है तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी भी सिखाई जाती थी। और इसके अलावा हमारा जो है इसमें राजनीति, ठीक है, राजनीति भी इसमें सिखाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी वेद, व्याकरण, खगोल विज्ञान, दर्शन, तीरंदाजी और राजनीति इसमें ये सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते थे, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने खुद जो है तक्षशिला से ही सैन्य शिक्षा अपने गुरु चाणक्य द्वारा प्राप्त की थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो आज हमने जो है मौर्य काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।